नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बेटी की जो लाश है, जो शव है, वो समाजवादी पार्टी के नेता की जमीन में मिला। परिवार का आरोप है कि 27 से 28 बार, जब 2 महीने पहले लड़की अगवा हुई थी, गायब हुई थी, 27 से 28 दफा वो लोग पुलिस थाने पहुंचे, 24 दफा सीओ के दरवाजे पर गए, 4 से 5 बार एसपी और 4 से 5 बार डीएम के यहां गए, कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो अंततः वो जिस पार्टी का नेता था राजौर सिंह, जिसकी जमीन में लड़की का शव मिला, तो उसी की शिकायत करने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के घर पहुंचे, उनके दफ्तर पहुंचे, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी। इस पूरे प्रकरण के बाद समाजवादी पार्टी को बीजेपी सीधा निशाने पर ले रही। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, ये सुनवाते हैं आपको। बेटे के जाने का दर्द वो माँ ही समझ सकती है, वो परिवार ही समझ सकता है। और एक माँ हाथ फैलाने गई थी अखिलेश यादव जी के सामने कुछ दिन पहले कि समाजवादी पार्टी के नेता ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। गुहार लगा रहे थे अपनी बेटी को छुड़वाने, लेकिन उस मां को क्या पता था कि दुखद समाचार उसको मिलेगा, उसकी बेटी वापस कभी ना आ पाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा, वो सुना आपने। अब आपको सुनवाते हैं उस मां का दर्द जिसने इसी बीच अपनी बेटी को खो दिया। 2 महीने तक ये मां अपनी बेटी को ढूंढती रही। बेटी अगर मिली तो जमीन के नीचे, वो भी उसके शरीर के अंदर, जब प्राण नहीं थे। पुलिस से गुहार लगाई, एसपी से गुहार लगाई, डीएम के दरवाजे पहुंची। जिस पार्टी के नेता के ऊपर आरोप था, यानी समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर आरोप था, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख के यहां पहुंची, लेकिन वहां भी इस मां के लिए दरवाजे बंद रहे। पूरा मामला क्या रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए पहले दिखाते हैं आपको, फिर वापस लौटेंगे और दिखाएंगे आपको इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। उन्नाव की इस मां ने बेटी की लंबी तलाश की, लेकिन बेटी जब मिली तो जमीन के नीचे दफन मिली। उन्नाव की यह कहानी जितनी दर्दनाक है, उतनी ही भयानक। उन्नाव में 8 दिसंबर 2021 को एक लड़की लापता हो जाती है, जिसके बाद उसकी मां चीख चीख कर ये कहती है कि उसकी बेटी को समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त पूर्व मंत्री के बेटे राजौर सिंह ने अगवा किया है। लेकिन इस मां की कोई नहीं सुनता। मां थाने के चक्कर लगाती है, आला अधिकारियों के दरवाजे पर अपनी गुहार लगाती है, लेकिन इस मां की चीख किसी को सुनाई नहीं देती। आखिरकार हार कर मां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के दरवाजे पर भी पहुंचती है, लेकिन वहां से भी उसे वापस लौटा दिया जाता है। आखिरकार इस मां की तलाश 2 महीने बाद तब खत्म होती है, जब राजौर सिंह के जमीन पे ही इस मां की बेटी की लाश दफन मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि लड़की की मौत की वजह गर्दन टूटना है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि शव पर चोट के 2 निशान हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि लड़की के साथ मारपीट की गई है। रेप हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं हुई है। सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जांच के बाद ही तय हो सकेगा कि लड़की के साथ क्या ज्यादती की गई है। पोस्टमार्टम के अनुसार लगभग 1.5 माह पुरानी लाश है। इसमें जो एंटीमार्टम इंजरी है वो आई है, हेड पे आई है और स्ट्रैंगुलेशन का लग रहा है। हम अभी डॉक्टर से भी इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। डॉक्टर से हम पूरी रिपोर्ट के बारे में समझेंगे कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ होगा और क्या चोटों की क्या प्रकार है, लेकिन ये निश्चित तौर पे हत्या किया गया है। एएसपी शशि शेखर को यकीन है कि लड़की की हत्या हुई है। शशि शेखर जी, शायद आप तक ये जानकारी अब तक नहीं पहुंची है कि पीड़ित परिवार गुमशुदा बेटी की तलाश की गुहार लेकर 27 बार थाने गया था, 24 बार सीओ के दफ्तर गया,
4 बार एसपी और डीएम के दफ्तर में भी गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं। जनवरी को लड़की की मां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के दफ्तर भी गई थी। चीख कर कहा कि आपके नेता रजौल सिंह ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला तो सिर्फ बेटी का शव। 8 दिसंबर को हमारी लड़की रजौल सिंह ने उठाया। दबंग व्यक्ति हैं, मंत्री के बेटे हैं और इनका भाई ब्लॉक प्रमुख रह चुका है। हम इसकी चौकी में गए, चौकी में हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। फिर हम कोतवाली गए, कोतवाली में भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं लिखी गई। दूसरे दिन गुमशुदगी में मामला लिख दिया गया, जबकि हम नामजद रजौल सिंह के खिलाफ लिखा रहे थे कि रजौल सिंह व इनके साथियों ने हमारी लड़की को उठाया है, लेकिन लिखी नहीं गई। 1 महीने तक हम अखिलेश चंद्र के हाथ पैर जोड़ते रहे कि साहब हमारी लड़की को उठाया है, हमारी लड़की को दिला दो, हमारी लड़की इन्हीं के पास है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करी गई हमारी। पुलिस ने देर से ही सही लेकिन कार्रवाई की और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आपको याद होगा, सबसे पहले टाइम्स नाव नवभारत ने ही जनवरी को लड़की की मां की अखिलेश यादव से पुकार आपको दिखाई दी। खबर दिखाने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस ने आरोपी रजौल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तो आपको सीधा दिखाते हैं उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और रिपोर्ट जो कहती है उसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे, उसको देख करके आप चौंक जाएंगे। वो सीधा पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है आपको। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि गर्दन टूटने से इस युवती की मौत हुई है, यानी कि युवती के साथ मारपीट की गई। मृतका के सिर पर चोट के 2 निशान भी देखे गए हैं। इस रिपोर्ट में इन निशानों के आधार पर, गर्दन टूटने के आधार पर मारपीट की पुष्टि कर दी गई है। अभी आशंका जताई जा रही है कि इस युवती के साथ रेप भी हुआ है, लेकिन रेप की फिलहाल पोस्टमार्टम पुष्टि नहीं हो सकी है। फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल्स भेज दिए गए हैं और उसके बाद यह आधिकारिक तौर पर पुष्ट हो जाएगा कि इस युवती के साथ क्या रेप भी हुआ था। एक एक करके पूरी जानकारी देता रहेंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको उन मां बाप का हाल। मां बाप की हर कोशिश नाकाम हो गई बेटी को बचाने की। उन्होंने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन कहीं से सफलता नहीं मिली, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन गुनहगारों के लिए सजा और बेटी के लिए इंसाफ की मांग वो मां बाप आज भी कर रहे हैं। मेरी लड़की ने इनकार कर दिया, इसको फैला फुसला को लखनऊ से बुला लिया, मेरी लड़की आ गई। उसके बाद में सुबह फ़ोन कर दिया प्रातः, कहने लगा कि फ़ोन लेके आओगी तो तुम्हारे बाप भाई को सबको मार देंगे, फ़ोन घर पे छोड़ दो, ऐसे ही आओ। उसके बाद में मेरी लड़की हरदोई पुल तक आई। सूरज सिंह इसका दोस्त है, पुराने नंबर से इसने फ़ोन नहीं किया। रजौल सिंह ने एक नया नंबर लिया, उससे फ़ोन किया, कहने लगा सूरज सिंह चाबी लेके दिव्यानंद आश्रम की आओ, चलते हैं आश्रम। सूरज चाबी लेके आश्रम पहुंच गया। रजौल सिंह वहाँ ताला खुलवाया, उसको बंद करके बाहर घूमता रहा। रजौल सिंह के घूमता रहा, सूरज सिंह रखवाली करते रहे मेरी लड़की की। अच्छा, अब आखिरी सवाल, आप लोगों की क्या डिमांड है? आप लोग हमारी डिमांड ये है, योगी महाराज आए और उन्नाव में शासन प्रशासन ने जो हमारे साथ किया है उसको देखे कि उन्नाव के शासन प्रशासन क्या कर रही है, दलित की क्यों नहीं सुनवाई की गई है। जब तक वो नहीं आएंगे योगी महाराज, तब तक हम यही बैठे रहेंगे, समय तक बैठे रहेंगे। अगर नहीं आए तो गंगा जी में हम कूद कर अपनी आत्महत्या कर लेंगे। कुछ मांगे हैं आप लोगों की? मांगे कुछ नहीं, मांग यही है कि पहले वो आ जाए यहाँ। सबसे बड़ी मांग हमारी यही है, क्योंकि महाराज जी से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि एक बार आए जरूर पीड़ित परिवार की सुनने के लिए। अब और कोई मांग नहीं है मेरी। कुछ आप लोगों की तरफ से कुछ पैसों की भी मांग की गई है? कुछ मांग नहीं करी गई है। जो ये सब मांग सब बेकार है, ढकोसला है। जब उस पर लिखित नहीं दे सकते हो तो काहे की मांग है? जब कोई लिखित देने वाला अधिकारी आएगा उसी से तो मांग करी जाएगी। तो जब योगी जी महाराज आ जाएंगे, जो कुछ हम मांग करना होगा तो उन्हीं से करेंगे। अब किसी से कोई मांग नहीं है। लड़की के लिए लड़ने वाले खामोश हैं। उन्हें की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल। लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच इस वारदात के खुलासे के बाद अब बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, तो बीजेपी नेताओं ने हिजाब पर हंगामा करने वालों को भी आड़े हाथों लिया है। अखिलेश यादव जी से क्या यही नई सपा है? इसमें सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वो अपराध करे और अपराध करने के बाद
और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, उन्नाव की घटना बहुत दर्दनाक और हृदय विदारक है और इसके ऊपर सेकुलर चुप्पी उससे भी ज़्यादा पीड़ा देती है। परंतु मुझे यह चुप्पी सिर्फ पीड़ादायक नहीं बल्कि क्रूर भी नजर आती है, क्योंकि यही लोग थे जो महज 48 घंटे पहले हिजाब के मुद्दे के ऊपर लड़कियों के अधिकार के लिए हाहाकार मचा रहे थे और आज इस दुर्दांत नृशंस कांड के बाद उनके मुंह में नहीं चुकी। लेकिन इसी बीच आपका जानना जरूरी है कि जिस राजूल सिंह के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, जिसके पिता समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो राजूल सिंह कौन है, क्या कनेक्शन था इस लड़की के साथ, वो एक चीज बताते हैं आपको। राजूल सिंह समाजवादी पार्टी का नेता है और ये परिवार, याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख के पास ही पहुंचे थे, अखिलेश यादव के पास, इंसाफ लाने के लिए। राजूल सिंह के पिता फतेह बहादुर सिंह समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री रहे। राजूल सिंह पर इससे पहले भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें जानलेवा हमले का मामला दर्ज है, मारपीट का मामला दर्ज है और इनको मिलाकर कुल 3 मामले दर्ज हैं। इनमें से हालांकि 2 मामलों में राजूल सिंह दोषमुक्त हो चुका है, लेकिन एक मामले में इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और एक नया मामला ये और जुड़ चुका है राजूल सिंह के अंदर। हत्या की बात सामने आने के बाद राजूल सिंह की पूरी हिस्ट्री शीट खोली गई। आपराधिक मामले कितने राजूल सिंह के पास थे, आपराधिक छवि क्या थी, ये एक एक चीज आपको बताई गई। लेकिन विपक्षी दल कानून के नाम पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को घेर रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करती है, उनके शासन में कैसे बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है। एक जघन्य अपराध है, बड़ा अपराध है और इस अपराध पे सख्त से सख्त पता ये भी चल रहा है कि 2 महीने से उसकी मां भटक रही थी, तो इस पे क्यों पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कानून व्यवस्था की हालत हो गई है कि कहीं कोई किसी की सुनवाई नहीं होती और आप देखिए इस तरह की। भाजपा सरकार की दलित विरोधी सोच आज फिर से उन्नाव में दिखाई पड़ी। एक बेटी की जान चली गई। पीड़ित परिवार 24 जनवरी से गुहार लगा रहा था प्रशासन के सामने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि समय रहते कार्रवाई होती तो उस पीड़ित बेटी को, उस हमारी दलित बहन को बचाया जा सकता था। सच्चाई ये है कि कानून के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा अपराध बढ़ा है। इस मामले पर अचानक से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी इतनी तेज कैसे हो गई? कैसे बीजेपी अखिलेश यादव को और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी को निशाने पर लेने की कोशिशें कर रही हैं? इसके पीछे की एक बड़ी वजह राजनीति भी है, एक बड़ी वजह चुनावों का चौथा चरण भी है। तो कैसे, वो आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कनेक्शन है इस घटना का। चौथे चरण में 23 फरवरी को यानी कि यहां उन्नाव में वोटिंग होनी है। दूसरे चरण के चुनाव में इसका ठीक असर होगा, क्योंकि 2 दिन बाद दूसरे चरण के चुनाव हैं। उन्नाव के आसपास में 6 सीटें आती हैं। उन 6 की 6 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। वो 6 सीटें कौन कौन सी हैं? उनमें पहली है बांगरमऊ, दूसरी है शफीपुर, तीसरी सीट है मोहान, उन्नाव, भगवंत नगर और पूर्वा। ये 6 विधानसभा सीटें हैं जिन पर ऊपर उन्नाव की इस घटना का सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि उन्नाव में जो कुछ हुआ वो न सिर्फ नृशंस था बल्कि अमानवीय था। उन्नाव की सीट पर मौजूदा वक्त में बीजेपी के विधायक हैं। सवाल बीजेपी की कानून व्यवस्था को लेकर उठाए जा रहे हैं। 2017 में 3.92 लाख रजिस्टर्ड वोटर थे। उन्नाव विधायक का नाम है पंकज गुप्ता, जिनके ऊपर सीधा सवाल उठाएगा कि आप ही की विधानसभा में एक परिवार अपनी बेटी को बचाने के लिए 27 बार पुलिस स्टेशन पहुंचा, 24 बार पहुंचा सीओ के पास, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब आपको एक बरेली की सीधी तस्वीर दिखाते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रोड शो कर रहे हैं।
समर्थन में लोग वहां नारे लगा रहे हैं। का चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण के चुनाव की कवायद लगातार की जा रही है और उसी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भीड़ है हजारों लोगों की बीजेपी के झंडे लेकर के और योगी और मोदी के नारे लगाते हुए लोगों में उत्साह भी जरूर है। इससे पहले जब ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और अलग अलग रैलियों से सामने आई थी तो हर एक दल दूसरे दल के ऊपर निशाना साधता जरूर नजर आता है कि जब कोविड प्रोटोकॉल की बात की जाती है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन रैली के वक्त पर ये तमाम बातें धता नजर आती हैं। और अब बात हिजाब की। कर्नाटक से उठा हिजाब का विवाद थम नहीं रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है और इस लड़ाई में बॉलीवुड की एंट्री भी हो चुकी है। कुछ सितारे हिजाब में तो कुछ सितारे हिजाब के विरोध में नजर आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कलकत्ता, मालेगांव, चेन्नई और हैदराबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ जगह की तस्वीरें हैं जो कि हिजाब के समर्थन में है। कलकत्ता की तस्वीरें उसी में है। मालेगांव में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी AIMIM के विधायक के कहने के बाद। चेन्नई में भी हिजाब को लेकर के हजारों लोगों की भीड़ रही तो हैदराबाद में भी हिजाब के समर्थन में नारेबाजी की गई, अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किए गए। एक तरफ हिजाब को लेकर के कोर्ट में सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ हिजाब के लिए जो प्रदर्शन लोग कर रहे हैं वो संविधान की ही दुहाई दे रहे हैं। वो फंडामेंटल राइट्स को गिनवा रहे हैं, वो आर्टिकल 19, आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 को गिनवा रहे हैं। लेकिन जो लोग संविधान की दुहाई देते हुए कह रहे हैं कि हिजाब की इजाजत उनको मिलनी चाहिए, वही लोग इतना इंतजार नहीं कर पा रहे हैं कि कोर्ट के अंदर अगर सुनवाई है तो कम से कम इत्मीनान रखें, कोर्ट का फैसला आने दें। तो वहीं राहुल गांधी आज गोवा में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान जब राहुल गांधी से हिजाब के मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे के ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। In the neighboring state of Karnataka, as you're aware, you know about the hijab issue where girls were not allowed inside the classrooms wearing the same. What are your thoughts on the same? Employment is concerned. My focus today here, right, is about the Goa election. I'm not going to fall into your trap of getting distracted by issue A and issue B. I'm very clear. I've come here to have a conversation with the people of Goa. This is about the future of the people of Goa. This is about employment. This is about tourism. This is about not turning Goa into a coal hub. This is about the environment, and that is what I'm going to discuss here. आपको हिजाब का विवाद दिखाया, आपको दिखाया कि राजनेता क्या टिप्पणी कर रहे हैं। अब दिखाते हैं कि बॉलीवुड का एक बड़ा तबका किस तरीके से हिजाब के इसी विवाद में कूद चुका है, कौन समर्थन कर रहा है और कौन विरोध कर रहा है। पहली तस्वीर आप देखिए जहां सोनम कपूर हिजाब के समर्थन में है। सोनम कपूर सवाल पूछ रही हैं हिजाब का समर्थन करते हुए कि एक तरफ अगर पगड़ी को आप परमिशन दे सकते हैं तो हिजाब को क्यों नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया गया, वहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए। कंगना अफगानिस्तान का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि आप यहां अगर आप हक की बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान में आप बिना बुरके के रह करके दिखाएं। शबाना आजमी ने कंगना रनौत के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पूछा, यह सवाल किया कि जहां तक आखिरी बार मैंने चेक किया था तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष, एक पंथ निरपेक्ष देश है, जबकि अफगानिस्तान एक धार्मिक देश है। जावेद अख्तर ने ट्वीट किया और कहा, जावेद अख्तर ने ट्वीट करके कहा इस मामले में कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होने के नाते भले इस मुद्दे पर बोल सकता हूं, लेकिन उन लोगों का अधिकार नहीं है जो कि झंडे का रंग देखते हुए और भगवा रंग दिखाते हुए उन्माद मचाते हैं। अब आपको वो एक एक करके सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं जो आज किए गए। ये सोनम कपूर का पोस्ट है, इंस्टाग्राम पे शेयर किया। ये 2 तस्वीरें सोनम ने शेयर की, एक व्यक्ति जो पगड़ी पहने हुए है और एक महिला जो हिजाब पहने हुए हैं। पगड़ी पहने हुए व्यक्ति के ऊपर सोनम कपूर ने लिखा कि दिस कैन बी ए चॉइस, यानी ये एक विकल्प हो सकता है, बट दिस कैन नॉट, लेकिन ये एक विकल्प नहीं हो सकता। और सामने सवाल निशान सोनम कपूर ने लगा दिया।
सोनम कपूर के बाद कंगना रनौत भी मैदान में हैं। कंगना रनौत ने कहा कि हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का ना पहनकर दिखाओ, आजाद रहो, खुद को पिंजरे में कैद मत करो। और पार्टी की डबल इंजन सरकार को मिल रहे जनता के पार स्नेह को प्रदर्शित करता है। और प्रथम चरण का चुनाव कल संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 10 मार्च को परिणाम आएंगे, सरकार फिर से बनाएगी। महाराज जी, आपने कई जनसभाओं में और हर जगह पर लगभग जिक्र होता है मथुरा का, अयोध्या का, काशी का। क्या राम मंदिर के बाद अब मथुरा एक बड़ा मुद्दा होगा डेवलपमेंट के साथ साथ धार्मिक स्थान के तौर पर? हमारे लिए ये हमेशा मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा नहीं, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा। अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो या मथुरा, सभी जगह का समग्र विकास डबल इंजन की सरकार कर रही है। आस्था का सम्मान भी है और भौतिक विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी अभी आई हुई थी उत्तर प्रदेश और वो अखिलेश यादव के समर्थन में कह रही थी कि अगर हम यूपी पता कर लेते हैं तो फिर केंद्र उनको हटा देंगे। देखिए, ये मुंगेरी लाल का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। बंगाल संभलता नहीं और आए हैं वो यूपी में उपदेश देने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन उन पर विश्वास करेगी। महाराज जी, एक और चीज़ देखी गई है कि जो भाषणों में आपने भी कहा कि मई जून में मैं शिमला बना दूंगा, गर्मी का मौसम आ जाएगा, और उस तरफ से भी कुछ बयान आए हैं। क्या लगता है आपको, आप इसको कैसे देखते हैं पूरी? देखिए, जो लोग दंगाई थे, पलायन कर रहे थे, पलायन कराने के लिए जिम्मेदार थे, जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो स्वाभाविक रूप से उनके जो वक्तव्य आए थे, उनके वक्तव्य का, उनके क्रिया की ये प्रतिक्रिया थी जो हम लोगों ने कहा है कि भाई देखो, गर्मी मत दिखाओ, 10 मार्च के बाद सारी गर्मी शांत हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है महाराज जी, लखीमपुर खीरी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसमें जो आशीष मिश्रा है उनको जमानत मिल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे दूसरे चरण के पहले? न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार इसमें कहीं नहीं जुड़ी है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं आप कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में रोड शो कर रहे हैं और इस दौरान आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भीड़ है, जन समर्थन है, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ना सिर्फ आगे बल्कि अगर मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं उसका काफिला आपको नजर आएगा। तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की टाइम्स नाउ नवभारत से और साफ तौर पर कहा कि जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और जिस तरीके का जवाब विपक्ष की तरफ से आता है वैसा ही जवाब देते हैं। इसके साथ साथ ममता बनर्जी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि बंगाल उनसे संभलता नहीं है और यूपी के वो सपने देख रहे हैं, एक तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, बरेली। नाथ ये रोड शो कर रहे हैं और इसी बीच हमारे सहयोगी आदर्श सिंह भी वहीं पर मौजूद थे। न सिर्फ रोड शो की तस्वीरें आपको दिखाई, बल्कि आदर्श ने सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खास बातचीत भी, और वो सीधा कह रहे हैं कि ममता पर उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करेगी। योगी आदित्यनाथ से काशी और मथुरा को लेकर भी बात की। उनका कहना था कि ये मथुरा हमारे लिए न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी प्राथमिकता हमेशा से रही है और विकास की एक नई ताबीर वहां पर भी लिखी जाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि सांस्कृतिक रूप से प्रदेश समृद्ध हो, बेहतर करे। सांस्कृतिक रूप से जो शहर है वहां पर विकास की एक नई धारा बहे, एक नई गाथा लिखी जाए, और वही काम उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार अब तक करती आ रही थी और सरकार अब फिर बनाएंगे और आगे आने वाले कार्यकाल में भी इसी धारा प्रवाह को पूरी क्षमता के साथ आगे लेकर के जाएंगे। जब ममता बनर्जी की उत्तर प्रदेश में एंट्री को लेकर के आदर्श सिंह ने योगी आदित्यनाथ से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि दीदी से बंगाल समझता नहीं, उत्तर प्रदेश में आकर के उपदेश दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ममता बनर्जी पर विश्वास नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता अपने विवेक से काम लेते हुए विकास की गाथा देखते हुए वोटिंग करेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बरेली में रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। पहले चरण के बाद क्या लगता है आप लोगों को, कैसा उत्साह है, क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? ये अपार जन समर्थन
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को मिल रहे जनता के पार स्नेह को प्रदर्शित करता है। और प्रथम चरण का चुनाव कल संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 10 मार्च को परिणाम आएंगे, सरकार फिर से बनाएगी। महाराज जी, आपने कई जनसभाओं में और हर जगह पर लगभग जिक्र होता है मथुरा का, अयोध्या का, काशी का। क्या राम मंदिर के बाद अब मथुरा एक बड़ा मुद्दा होगा डेवलपमेंट के साथ साथ धार्मिक स्थान के तौर पर? हमारे लिए ये हमेशा मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा नहीं, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा। अयोध्या हो, काशी हो, प्रयागराज हो या मथुरा, सभी जगह का समग्र विकास डबल इंजन की सरकार कर रही है। आस्था का सम्मान भी है और भौतिक विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ममता बनर्जी अभी आई हुई थी उत्तर प्रदेश और वो अखिलेश यादव के समर्थन में कह रही थी कि अगर हम यूपी पता कर लेते हैं तो फिर केंद्र उनको हटा देंगे। देखिए, ये मुंगेरी लाल का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। बंगाल संभलता नहीं और आए हैं वो यूपी में उपदेश देने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन उन पर विश्वास करेगी। महाराज जी, एक और चीज़ देखी गई है कि जो भाषणों में आपने भी कहा कि मई जून में मैं शिमला बना दूंगा, गर्मी का मौसम आ जाएगा, और उस तरफ से भी कुछ बयान आए हैं। क्या लगता है आपको, आप इसको कैसे देखते हैं पूरी? देखिए, जो लोग दंगाई थे, पलायन कर रहे थे, पलायन कराने के लिए जिम्मेदार थे, जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो स्वाभाविक रूप से उनके जो वक्तव्य आए थे, उनके वक्तव्य का, उनके क्रिया की ये प्रतिक्रिया थी जो हम लोगों ने कहा है कि भाई देखो, गर्मी मत दिखाओ, 10 मार्च के बाद सारी गर्मी शांत हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है महाराज जी, लखीमपुर खीरी का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसमें जो आशीष मिश्रा है उनको जमानत मिल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? दूसरे चरण के पहले न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार इसमें कहीं नहीं जुड़ी है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देख सकते हैं आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में रोड शो कर रहे हैं और इस दौरान आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो भीड़ है, जन समर्थन है, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ना सिर्फ आगे बल्कि अगर मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं उसका काफिला आपको नजर आएगा। तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की टाइम्स नाउ नवभारत से और साफ तौर पर कहा कि जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और जिस तरीके का जवाब विपक्ष की तरफ से आता है वैसा ही जवाब देते हैं। इसके साथ साथ ममता बनर्जी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि बंगाल उनसे संभलता नहीं है और यूपी के वो सपने देख रहे हैं, एक तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कैमरामैन सत्यदेव सिंह के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत, बरेली। ये तस्वीरें आप देखिए जहां बरेली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। प्रचंड भीड़ वहां पर है, पुलिस व्यवस्था का पूरा इंतजाम वहां पर किया गया है, इसको रथनुमा आकार दिया गया। अगल बगल दोनों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ है और भीड़ के बीच से निकलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूल मालाओं के साथ और गुब्बारों के साथ सजावट करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और जिस लहर की बात बीजेपी लगातार करती आती है, ये करती रही है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान या उससे पहले भी, वो हर एक जनसभा में या रोड शो में दिखाई भी पड़ती है, जहां प्रत्याशी के समर्थन में स्टार प्रचारक जब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो प्रचंड भीड़ उनका स्वागत करते हुए वहां मौजूद रहती है, उस बात की तस्दीक करती है कि वो आपके समर्थन में। बाकी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के कई बयान इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विवादास्पद भी रहे। मसलन 10 मार्च को गर्मी निकालने वाला बयान हो या अखिलेश यादव को सीधा निशाने पर लेने वाला बयान हो, ऐसे कई बयान उनके रहे हैं जिनको लेकर के विपक्ष ने निशाना साधा और जिनको लेकर के कई सवाल भी उठाए गए। बहरहाल इस वक्त हमारे सहयोगी आदर्श लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदर्श, वहां की जरा तस्वीरें आप दिखाएं और लोगों का उत्साह जरा बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर हम बरेली में मौजूद हैं और ये वो गली है जहां से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पूरा रोड शो है वो निकला है। यहां पर अगर आप देखें तो तमाम लोग मौजूद हैं, बीजेपी के झंडे बैनर पोस्टर हैं वो लगे हुए हैं। तमाम यहां से लोग जो हैं वो लौटकर वापस भी आ रहे हैं। यहां पर कुछ दुकानदार हैं। भाई साहब, योगी जी का रोड शो आपने देखा, कैसा लगा? क्या अच्छा लगा साहब, बहुत अच्छा लगा साहब। हाँ,
एक तो था उनकी एक आदत ये थी, पहले उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया, फिर उन्होंने हाथ जोड़ के सबसे वोट मांगा। इससे बढ़िया क्या बात हम लोग हो सकती है बरेली वालों के लिए। बरेली में पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से आ रहा है? ऐसे पहली बार आया था जिसने सबको देखते हुए जा रहा है वो। अच्छा, हाँ। क्या रिस्पांस मिला आप लोगों को? अच्छा लगेगा था, कम से कम 99% योगी जी को ही जीतना है। 101। क्या नाम है आपका? सुरेश प्रकाश अग्रवाल। अग्रवाल जी, योगी जी मिलते हुए गए, हाथ हिलाते हुए? मिलते हुए गए, हाथ हिलाते हुए गए, सबको आशीर्वाद देते हुए गए। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया वोट के? उनका वेलकम किया है। अच्छा, आपने उनको वेलकम किया है जी। अच्छा, देख सकते हैं ये बरेली की जनता है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये वो गली है और अभी भी यहाँ पर मैं तकरीबन यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद हूँ और अभी भी यहाँ से जो पूरा काफिला है वो निकला है और तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए पूरी गली को सजाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों तरफ बीजेपी के जो कलर हैं उसके तरीके से गुब्बारे यहाँ पर लगाए गए हैं। हर जगह पर बैनर, पोस्टर और झंडे बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। इनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो मौजूद थे। संतोष गंगवार थे, महेंद्र नाथ सिंह थे, ये तमाम लोग जो हैं वो भी मौजूद थे और तमाम सवालों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद ही साथ जवाब भी दिया है। आपने उनसे मथुरा और काशी को लेकर भी सवाल किया था। जब सवाल किया तो रिप्लाई क्या रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? देखिए, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे एजेंडे में मथुरा, काशी और अयोध्या तीनों हैं और हम विकास की बात करते हैं। विकास को लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए मथुरा कोई बड़ी बात नहीं है। आगे और भी ऐसे जगहें होंगी जहां पर हम विकास के ऐसे वायदे जो हैं वो पूरे करेंगे। लोग मौजूद थे, आप पूरी जनसभा में उनके साथ साथ रहे हैं। पूरी इस रोड शो के दौरान भी लोगों के बीच में उत्साह क्या था? कई दफा यह आरोप लगता है कि भाई कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर किसी कार्यक्रम में कोई भीड़ है तो लोग कहते हैं कि भाई किराए पर भीड़ मंगा ली गई है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं इस पूरे रोड शो के शुरू होने के करीब 1 से 1.5 घंटे पहले यहां पर पहुंच गया था। बरेली का ये तिलक इंटर कॉलेज का इलाका है और यहां पर मैं पहुंचा हुआ था और बड़ी संख्या में जो भीड़ थी, जो लोग थे, जो समर्थन करने वाले लोग थे, वो यहां पर पहुंचे हुए थे और काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुँचने का। और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, अपने बीच में अपने नेता को देखकर लोगों के बीच में जो उत्साह था वो देखते हुए बन रहा था। तमाम लोगों ने यहाँ पर जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ उनका स्वागत किया और उसके बाद वो सीधा रथ पर सवार हो गए और इस पूरे जो यहाँ पर ये मोहल्ला है, इस इलाके से पूरा निकलते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर तमाम उनके समर्थक जो हैं जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों ओर जो घर बने हुए हैं, इसके घरों पर भी लोग जो हैं वो इकट्ठा थे। यहाँ पर दोनों तरफ जो हैं वो लोग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग इकट्ठा थे और सभी लोग फूल वर्षा कर रहे थे। यानी इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो अभी भी यहाँ पर देखें तो फूल जो हैं वो गिरे हुए हैं। यानी ये तस्वीरें बताती हैं कि अपने लोकप्रिय नेता को लेकर लोगों के बीच में किस तरीके का उत्साह रहा था और वो लोग अपने उत्साह को, चूंकि निश्चित तौर पर वीआईपी हैं, बड़े नेता हैं और भीड़ ज्यादा थी, सबसे मिल नहीं सकती एक एक करके, इस वजह से फूलों की वर्षा के साथ बिल्कुल आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श आपका हम तक जुड़ने के लिए और वो सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं सरकारी संपत्ति को फैमिली प्रॉपर्टी बनाना राजनेताओं की आदत बनती जा रही है और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरटीआई में खुलासा हुआ और खुलासे के मुताबिक सोनिया गांधी ने अपने घर के किराए का भुगतान पिछले 1 साल से नहीं किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस मुख्यालय का भी किराया पिछले कई महीनों से बाकी है। क्या आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सर्वा मानी जाने वाली सोनिया गांधी के पास घर का किराया देने के लिए भी पैसा नहीं है? ऐसा हम नहीं बल्कि आरटीआई की ये रिपोर्ट कह रही है, जिसके मुताबिक 10 जनपथ रोड के जिस बंगले में सोनिया गांधी रहती हैं, उस घर के किराए का भुगतान सितंबर 2020 से नहीं हुआ। सियासतदानों के लिए सरकारी बंगले को फैमिली प्रॉपर्टी मानना आम बात हो गई है। इस काम में सबसे अव्वल है कांग्रेस पार्टी। ये खुलासा हुआ है आरटीआई के जरिए किए गए सवाल के जवाब में। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं की ऐसी कई संपत्ति है जिसके किराए का भुगतान नहीं किया गया है, जिसमें सोनिया गांधी के आवास के साथ कांग्रेस सेवा दल का मुख्यालय भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सेवा दल के मुख्यालय के किराए का आखिरी भुगतान दिसंबर 2012 में किया गया था। 9 साल से किराए का भुगतान नहीं किया गया है।
फिलहाल 2,69,902 रुपया बकाया है। मेरे पीछे ये बंगला जो आप देख रहे हैं 26 अकबर रोड कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल का मुख्यालय है और ये इसका जो अलॉटमेंट हुआ था वो अलॉटमेंट हुआ था दिसंबर 2012 में एआईसीसी यानी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपने ऑफिस उपयोग के लिए इस बंगले को लिया था। टाइप 8 का ये बंगला जो कि अगर आप इस पूरे रकबे की बात करें तो 558 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। किराया बकाये की कहानी सोनिया आवास और कांग्रेस सेवा दल के मुख्यालय पर ही खत्म नहीं होती। आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि सोनिया गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज के सरकारी बंगले का भी किराया बाकी है, जो नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में कई एकड़ में फैला है। पिछले 7 साल से किराया बाकी है। किराए का आखिरी भुगतान अगस्त 2013 में किया गया था। विंसेंट जॉर्ज के बंगले पर 5,07,911 रुपए का बकाया है। ये पूरा जो बंगला है ये हमें बताया गया कि सोनिया गांधी के जो पर्सनल सेक्रेटरी विंसेंट जॉर्ज हुआ करते थे उनके नाम पे ये वो वहाँ पे रहा करते थे और ये बंगला एआईसीसी के ऑफिस वर्क के नाम पे लॉट था और आज ये हालांकि एआईसीसी के कुछ लोग यहाँ काम जरूर करते हैं। और अगर इस बंगले के डिटेल के बारे में बात करें तो ये बंगला 155 स्क्वायर मीटर के एरिया में है और एक जो लास्ट इसका जो किराया पे किया गया था वो अगस्त 2013 में किया गया था। किराया बकाये को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी हमलावर हो गई है। अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि सोनिया गांधी ने पिछले 1.5 साल से अपने घर का किराया नहीं भरा है। सोनिया गांधी ने प्रवासी मजदूरों से टिकट भुगतान को लेकर बड़े वायदे किए थे। हालांकि कांग्रेस इकलौती पार्टी नहीं है। हर पार्टी में ऐसे कई नेता मौजूद हैं जो संवैधानिक पद छिन जाने के बाद भी सरकारी संपत्ति पर जमे रहते हैं और किराया नहीं देते। सवाल है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और अब आपको एक एक करके दिखाते हैं कि न्यारे बंगले की बात तो हो रही है, लेकिन किराया देने में आफत शायद आती है। किराया कितना था ये भी आपको बताएंगे एक एक करके। आप देखिए कि गांधी परिवार का भी पूरा किराया बाकी है। पता है 10 जनपद का 17 महीने से किराया नहीं दिया गया और कुल किराया जो रहा वो लगभग 4,600 रुपए से कुछ ज्यादा पूरा किराया रहा, 610 रुपए। उसके बाद दूसरा नंबर आता है 26 अकबर रोड का सेवा दल का। 9 साल से किराया बाकी है 2,69,902 रुपए, यानी लगभग 2,500 रुपए महीना। और इससे पहले जो आपको 10 जनपद का किराया बताया था उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे लगभग 250-260 रुपए प्रति महीने के हिसाब से वो किराया है जो कि दिया नहीं गया है। अब सवाल ये कि माननीय इतने बड़े बड़े बंगले किराए पर लेते हैं तो फिर उसका किराया भुगतान क्यों नहीं किया जाता? और किराया महज 2,500 रुपए। दिल्ली के अंदर अगर आप किसी भी इलाके में जाएंगे तो 2,500 रुपए में आपको एक सही का कमरा नहीं मिलेगा। यहां पूरे बंगले मिले हैं, उसके बावजूद किराया नहीं दिया जा रहा।